नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रवि मास्टर क्लास पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 2। अध्याय 2 है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। और इससे पहले वाले वीडियो में अध्याय 1 कंप्लीट किया जा चुका है। आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज अध्याय 2 को हम कंप्लीट करने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको आज का वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल अभी नया है, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा। और कमेंट कर कर आप बता सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और आज का वीडियो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अध्याय 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। और इस टॉपिक से पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है। और ये वाला जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है ये बेसिक जानकारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारी पृथ्वी उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो याद रखिएगा कि जो हमारी पृथ्वी है गोलाकार नहीं है, यह उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र 2.1 में ग्लोब। तो ग्लोब पर देशों, महादेशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उसके सही आकार में दिखाया जाता है। तो याद रखिएगा कि ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को सही आकार में दिखाया जाता है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। तो आपको दिखाया जा रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है और इसे ही अक्ष कहते हैं। तो ये है अक्ष, सुई जो है ग्लोब पर झुकी हुई अवस्था में है। और ग्लोब पर दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव होती है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, अब जानते हैं विषुवत वृत्त के बारे में। तो एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है और जिसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, तो ये है वो चित्र अक्षांश और यह है विषुवत वृत्त। और ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। तो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक जो रेखा है विषुवत वृत्त कहलाती है। और यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। तो ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया है कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अगला पॉइंट विषुवत वृत्त के बारे में बताता है। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। तो याद रखिएगा कि विषुवत वृत्त पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, विषुवत जो वृत्त है उसे शून्य अंश से यानी कि 0 डिग्री के द्वारा दर्शाया जाता है। याद रखिएगा कि विषुवत वृत्त को 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। और विषुवत रेखा से ध्रुवों तक की सभी समांतर वृत्त अक्षांश कहलाती है। याद रखिएगा कि विषुवत रेखा से ध्रुवों तक की सभी समांतर रेखाएं अक्षांश कहलाती है और अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। और विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। याद रखिएगा कि जो विषुवत वृत्त होती है वो शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है यानी कि 0 डिग्री को दर्शाती है, जो अभी आपको बताया गया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है और इसका माप 360 अंश का यानी 1/4 यानी 90 अंश होता है। याद रखिएगा कि जो पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है उसका माप होगा 360 अंश का यानी 1/4 90 अंश। और इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। और इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 अर्धवृत्तों में बांटती है और ऊपरी अक्षांश को उत्तरी अक्षांश और निचले वाले को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं।
अगला बेसिक जानकारी है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील यानी दक्षिण अमेरिका में बेलो हैरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 अंश पर स्थित है, और लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में और बेलो हैरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। तो ये सिर्फ बेसिक जानकारी के लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसी में एक और पॉइंट याद कर लीजिएगा कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 181। ये डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न इसी टाइप के बन कर आएंगे। अब जानते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं, और इससे पहले जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया गया वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट था वो आपको बताया गया। तो सबसे पहले जानते हैं अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, विषुवत रेखा से किसी समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। याद रखिएगा कि विषुवत रेखा, जो आपको भी बताया गया, विषुवत रेखा से किसी समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि विषुवत वृत्त 0 डिग्री, जो आपको शुरू में बताया गया, और उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। तो याद रखिएगा कि विषुवत वृत्त 0 डिग्री और उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है। तो ये 4 कौन से हैं, अब इन्हें जानते हैं। तो 4 जो हैं, पहला हो गया उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दूसरा हो गया दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, और तीसरा है विषुवत वृत्त रेखा के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त, और फोर्थ है विषुवत वृत्त रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो इसे भी याद रखिएगा कि उत्तर गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण, और विषुवत रेखा में उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री, और विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री। तो इस क्रम में है, और ये कंफ्यूजिंग टाइप का है, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। तो इसे याद रखिएगा। अगला टॉपिक है पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कटिबंध क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग कटिबंध कहलाता है। याद रखिएगा कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं। तो अब जानते हैं उष्ण कटिबंध। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता और ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त में दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र पर तापमान मध्यम रहता है और इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंध को ऐसे समझ सकते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता और इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और बेसिक जानकारी के लिए आप इसे भी बोल सकते हैं कि ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है और इसे ही शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, चित्र 2.4 का अ में सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है, और दूसरे चित्र में बताया गया है चित्र 2.4 का ब में कि तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज और परंतु अधिक क्षेत्र पर फैलता है। तो जैसे कि आप चित्र के द्वारा भी देखकर समझ सकते हैं। अब जानते हैं देशांतर क्या है। तो देशांतर रेखा भी एक काल्पनिक रेखा होती है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई खींची जाती है।
तो याद रखिएगा कि जो देशांतर रेखा होती है एक काल्पनिक रेखा होती है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाती है। और ये जो पॉइंट हाईलाइट किया गया ये डायरेक्ट प्रश्न बनकर आ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि टोंगा द्वीप कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। और मॉरिशस द्वीप कहाँ है, तो हिंद महासागर में। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न बनकर आ सकता है। तो प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। याद रखिएगा कि ये कितनी अक्षांश पर स्थित है, तो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं तथा इसके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। याद रखिएगा कि संदर्भ रेखा को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं और देशांतरी यामोत्तर की दूरी को देशांतरी अंशों में मापा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देशांतरी यामोत्तर की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। और इसी प्रकार प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। और ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। याद रखिएगा कि ये अर्धवृत्त होती है और इसके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। अगला जो कथन वाले प्रश्न आते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अक्षांश यानी समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है। इसे भी याद रखिएगा कि जो अक्षांश रेखाओं से सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है और इसे संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, याद रखिएगा कि ग्रीनिच ब्रिटिश राजकीय वेधशाला कहाँ स्थित है, ग्रीनिच से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए और यह यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट तो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। बताया जा रहा जो है तो पुराने समय में स्थान निर्धारण एवं समय निर्धारण की कठिनाइयों को देखते हुए विभिन्न देशों के विद्वानों ने यह निश्चय किया कि ब्रिटेन के ग्रीनविच स्थान, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, ध्यान से सुनिएगा कि ब्रिटिश राजकीय वेधशाला जहां स्थित है ग्रीनविच, वहां से गुजरने वाली देशांतरीय रेखा को प्रमुख यामोत्तर माना जाए तथा इसका मान 0 डिग्री देशांतर रखा गया। तो अब आप समझ गए होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया है कि इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा इस यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 पश्चिमी तक गणना करते हैं। और इसी में एक और पॉइंट याद कर लीजिएगा कि देशांतर रेखाएं सदैव उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। याद रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण खींची जाती है देशांतरीय रेखा। अगले पॉइंट में बताया गया है कि प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। तो याद रखिएगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं ग्रेड। तो ग्रेड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रेड कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अब आप समझ गए होंगे कि ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं के जाल जो होते हैं उसे ग्रेड कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, चित्र 2.6 के ग्रिड को, तो ये ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के जो जाल हैं, ये सभी जो जाल हैं इसे ही ग्रिड कहते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया है कि असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न इसी से बनकर आ सकते हैं। असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगला टॉपिक है देशांतर और समय। तो अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो जानते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि देशांतर रेखा का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो देशांतर रेखा का उपयोग किसी स्थान का समय निर्धारण करने में किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देशांतर रेखा का उपयोग किसी स्थान का समय निर्धारित करने में किया जाता है। और किसी भी देशांतर पर जब सूर्य अपनी उच्च स्थिति में होता है
तो उस देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। तो इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से कोरिलेट करके देखें तो जैसे कि बताया गया है कि ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा तो उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। तो याद रखिएगा कि जो स्थान ग्रीनिच के पूर्व में होता है उसका समय ग्रीनिच समय से आगे होता है और जो पश्चिम में होता है उसका समय पीछे होता है। आगे पॉइंट में समझेंगे जैसे बताया गया है। तो ऊपर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है उसके बारे में ये बताया गया है, ये समझने के लिए है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, जैसे कि आपको पता है। और 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 मिनट और 15 डिग्री 4 मिनट में, तो यानी कि 4 होगा ना। जब 4 मिनट में 1 डिग्री तो 15 डिग्री कितना में, तो 60 मिनट में। आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 चौके 60। तो इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनिच के 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। पूर्व में बोला है, पूर्व में तो 1 घंटा आगे होगा, जो अभी आपको बताया गया कि पूर्व में 1 घंटा आगे होता है और पश्चिम में 1 घंटा पीछे होता है। तो यही चीज़ बताया गया है कि जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनिच के 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुने 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, जो भी आपको बताया गया। और वहाँ दोपहर के 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनिच में 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा और यहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। तो इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। तो आप समझ गए होंगे इससे अच्छे से। अगला टॉपिक है हम मानक समय क्यों मानते हैं। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा एग्जाम के लिए आप वही जानते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, चित्र 2.9 में भारत का मानक याम्योत्तर, तो आपको यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है 82.5 डिग्री पूर्व, 97 डिग्री पूर्व और 68 डिग्री पूर्व। तो यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है, ये डायरेक्ट प्रश्न वाले भी प्रश्न बनते हैं, तो ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। याद रखिएगा कि भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है और इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है और इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है और इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर और कुछ भी पॉइंट्स बताए गए हैं कि भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है और यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। याद रखिएगा कि जो यहाँ का जो समय है ग्रीनिच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है और जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में 7:30 बजे होंगे। तो 5.5 घंटा आप ऐड कर सकते हैं तो 7.5 घंटा होगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। तो ये डायरेक्ट ऐसे भी प्रश्न बन कर आ सकते हैं, रूस में कुल कितने मानक समयों को अपनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 और पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरा जाता है। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है और इस चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे एग्जाम के लिए उन सभी पॉइंट्स को बताया गया और इसके बाहर आपको कोई भी प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो सारे आपको बताए गए हैं। अब कुछ प्रश्न है उसे भी कर लेते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख यामोत्तर का मान है, तो इसका मान हो जाएगा 0 डिग्री, जो आपको बताया गया था। सेकेंड क्वेश्चन है कि शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, तो शीत कटिबंध कर्क रेखा के नज़दीक पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ग, कर्क रेखा। याद रखिएगा कि शीत कटिबंध जो है कर्क रेखा के नज़दीक पाया जाता है। तीसरा है देशांतर की कुल संख्या है, तो ये भी आपको बताया गया था। देशांतर की कुल संख्या 360 है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। इसका आंसर हो जाएगा ख। और ग्रिड जिसका जाल है तो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव का, इसका आंसर हो जाएगा ग। याद रखिएगा ग्रिड किसका जाल है। तो इसी के साथ हमारा अध्याय 2 भी कंप्लीट होता है, और इससे पहले अध्याय 1 कंप्लीट किया जा चुका है, आप देख लीजिएगा। और अगर आपको आज का वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।